नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। खास कार्यक्रम देश देशांतर आप देख रहे हैं। पाकिस्तान में चुनाव नजदीक हैं, एक हफ्ते से कुछ ज्यादा का समय बाकी है। ये चुनाव एक मायने में ऐतिहासिक है कि ये लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई पहली सरकार है जिसने अपने 5 साल पूरे किए हैं। चुनावी प्रक्रिया कितनी स्वस्थ और कितनी स्वच्छ होगी ये तो अलग बात है, लेकिन सबसे ज्यादा इस वक्त जिस बात को लेकर चिंता है वो है इस चुनाव पर मंडरा रहे हिंसा के बादल। आज ही एक उम्मीदवार पर खुदकुश हमला हुआ है जिसमें वो बाल बाल बच गया है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने तो खुली धमकी दे रखी है कि वो चुनाव नहीं होने देंगे। ऐसे में किस तरह से वहां की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, राजनीतिक दल हैं, वो निपट रहे हैं इस हिंसा से, और क्या वाकई ठीक तरीके से 11 मई को पाकिस्तान में चुनाव हो पाएंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे देश देशांतर में। इससे पहले कि खास मेहमानों से मुलाकात कराएं, इस खास रिपोर्ट पर नजर। पाकिस्तान में आगामी चुनावों पर पिछले कुछ दिनों से आतंकी गुटों के हमले का साया मंडरा रहा है। पाकिस्तान के तहरीक तालिबान समेत अन्य आतंकी गुटों ने विभिन्न चुनावी सभाओं को अपना निशाना बनाया है। अधिकांश हमले सबसे बड़े शहर कराची और बलूचिस्तान व खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हुए हैं। इससे पाकिस्तान में 11 मई को होने वाले आम चुनाव में सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। आगामी चुनाव में राष्ट्रपति जरदारी की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पूर्व क्रिकेटर इमरान खान के नेतृत्व वाली तहरीक इंसाफ पार्टी, इन्हीं प्रमुख पार्टियों के बीच चुनावी घमासान होना है। परवेज मुशर्रफ पहले ही चुनावी रेस से बाहर हो चुके हैं। पाकिस्तान के चुनाव उसके लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी परीक्षा है। इन चुनावों के बाद नए प्रधानमंत्री और चारों प्रांतों के मुख्यमंत्री का चयन होना है। मौजूदा राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की किस्मत का भी फैसला होना है। उनका कार्यकाल 2013 के अंत में समाप्त हो रहा है। ऐसे में अगर आतंकी गुटों के द्वारा चुनावों से पहले हमले होते रहे तो क्या सत्ता और विपक्ष की सहमति से बना चुनाव आयोग इन चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से करा पाएगा? और क्या पाकिस्तान की जनता चुनावों में अपनी भागीदारी निभा पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मेरे साथ 2 खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। पुष्पेश पंत जी हैं, विदेश मामलों के जानकार, जावेद नकवी साहब, विदेश मामलों के पत्रकार, और विवेक काटजू जी, पूर्व राजदूत। इसके अलावा पाकिस्तान से भी 2 खास मेहमान होंगे जिनको हम इस चर्चा में शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले वहाँ के जो आर्मी चीफ हैं, सेना अध्यक्ष हैं अशफाक कियानी साहब, उन्होंने क्या बयान दिया है ये सुन लेते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाक अफवाज अपनी तमाम तर बसात और सलाहियत के मुताबिक और आईनी हदूद में रहते हुए इंतखाबात के साफ व शफाफ और पुरअमन इनेकाद में भरपूर मुआवनत करेगी। मैं आपको ये भी यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान फौज की ये मुआवनत जमहूरी निज़ाम की मजबूती और उसे देरपा बुनियादों पर उस्तवार करने के लिए होगी। सबसे पहले जावेद नकवी साहब, हम जानते हैं कॉन्फिडेंस से जो है वो आत्मविश्वास से भरपूर नज़र आ रहे हैं कियानी साहब, लेकिन 11 अप्रैल से लेकर अब तक 61 लोगों की मौत हो चुकी है, जो कि चुनावी हमले जिनको कहा जा रहा है कि चुनाव के दौरान जो हमले हुए हैं चुनाव को इंटरप्ट करने के लिए, रोकने के लिए। कितना कुछ आर्मी के हाथ में है? जब कियानी साहब ये कहते हैं कि हम यकीन दिला रहे हैं, तो यकीन आ रहा है हमें? नहीं, वो तो सामने है पिक्चर, और गलत बयानी से काम भी लिया उन्होंने कि हम अमन के साथ करवा सकते हैं चुनाव। अमन कहाँ नज़र आ रहा है? लोग छुपे हुए हैं, डर के मारे मैदान में नहीं आ रहे हैं, तकरीरें नहीं हो पा रही हैं, जो रैलीज़ नहीं हो पा रही हैं, जो एक कैरेक्टर कभी हुआ करता था, कम से कम भुट्टो उट्टो के ज़माने में हमने देखा। तो लेकिन ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ भी है कि पाकिस्तान में पहली मर्तबा एक सिविलियन हुकूमत ने 5 साल अपने पूरे करके और फिर एक दूसरा इलेक्शन करा के हैंड ओवर करने की बात कर रहे हैं। और फ़ौज जो है वो इसके लिए कमिटेड है, डेडिकेटेड है। मेरे ख़्याल से सबसे बड़ा मैसेज ये है कि फ़ौज कह रही है सबके सामने आके कि हम कोई शरारत करने का कोई मंसूबा नहीं है हमारा। लेकिन अभी दीज आर अर्ली डेज़, इसलिए कि अभी क्या होता है और किस तरह से ये पार्लियामेंट बनती है, कौन लोग आते हैं, कितना खिचड़ी बनेगी, कितना हॉर्स ट्रेडिंग होगी। तो यानी फौज बचाएगी शरारत से या फौज शरारत करेगी? फौज का तो स्टेक है साफ साफ, फौज का स्टेक है, फौज के जरिए से अमेरिका का स्टेक है पाकिस्तान में, इसलिए कि बहुत डीप जाना है उनको, अफगानिस्तान को संभालना है। अफगानिस्तान से खुरूज हो रहा है अमेरिकी फ़ौजों का, ज़्यादातर फ़ौजों का,
कुछ तो वहाँ रहेंगे। और ये 2014 की बात है, तो यकीनी तौर पे ना जरदारी कर पाएंगे ये, ना नवाज शरीफ कर पाएंगे, ना इमरान खान कर पाएंगे, करेगी तो फौज करेगी। तो अब सवाल यहाँ पे ये है कि जो पार्लियामेंट निकल के आएगी उसको एक और जिम्मेदारी है उसके पास, और वो है प्रेसिडेंट का, सदर का इंतखाब करना, जो कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है उसमें सबसे अहम इस वक्त जो सिस्टम है उसके हिसाब से बहुत अहम उसका जो रोल है। वो कौन होगा, वो कोई डार्क हॉर्स है, वो कोई फौज का आदमी है, औरत है, ये नहीं मालूम। आगे चर्चा में हम इस पर जरूर बात करेंगे, लेकिन पुष्पेश पंजी, हम जानते हैं कि ये पहला डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हो रहा है इस तरह का, जो 5 साल का टर्म पूरा करने के बाद काफ़ी उम्मीद तो जताता है ये, और पाकिस्तान की जनता के बीच एक विश्वास भी कि ऐसा भी मुमकिन है पाकिस्तान में। लेकिन फिलहाल जो हिंसा है वो किस तरह की चुनौती पैदा कर रही है? जैसे जावेद नकवी कह रहे हैं कि नहीं, जो बात जावेद भाई कह रहे हैं मेरा पूरा इत्तेफाक है, मगर उस हिंसा के कारण हम ये मानकर चले कि जो पाकिस्तान में चुनाव होने जा रहे हैं वो भ्रष्ट होंगे या जनता की आकांक्षाओं को मुकर नहीं कर रहे होंगे, ये सोचना मेरे ख्याल में नादानी होगी। हो सकता है लोग डरे सहमे अपने घरों में डूब के बैठे रहें, जैसे जावेद भाई ने कहा। और एक ज़माना था जब हिंदुस्तान में भी जब चुनाव होते तो जम्मू कश्मीर राज्य हो तो वहाँ बहुत छोटा प्रतिशत मतदाताओं का पहुँचता था, और रंगीन टेलीविज़न से उनको लुभाना पड़ता था कि आइए और वोट दे के घर जाइए। और आज भी जो वहाँ निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, सरपंच वगैरह हैं, वो मांगते हैं कि हमें सुरक्षा मिले। तो मुझे लगता है कि हम ये सब नहीं कह सकते अपने दामन में झांकते हुए कि हमारे यहाँ भी लोग किन्हीं परिस्थितियों में चुनाव में बाहर निकलने से घबराते हैं। अभी हाल ऐसा हुआ है कि दलित बेहिचक होकर वोट देने जाते हैं, और कहीं जहां सांप्रदायिक तनाव होता है वहां हमें भी बड़े एहतियात बरतने पड़ते हैं, पुलिस का, सिपाहियों का बंदोबस्त करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर ये अगर पाकिस्तान इस तरफ जा रहा है कि 5 साल चुनी सरकार ने पूरे किए और दूसरी चुनी सरकार के आने का मौका है, तो इसमें तसल्ली की तो थोड़ा बहुत बात है। लेकिन यहाँ भारत के पर्सपेक्टिव से देखें तो आप चुनाव आयोग को भी कम से कम 9 नंबर देंगे 10 में से। नहीं, मैं देखिए नंबर 10 में से 9 दीजिए, 8 दीजिए, मगर जब अगर चुनाव संपन्न हो जाते हैं 7 दीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क उससे पड़ेगा जो जावेद भाई कह रहे थे, कहीं अधिक गहरी बात यह है कि जो भी निर्वाचित सरकार, चुनी हुई सरकार पाकिस्तानी अवाम ले आता है संसद में, क्या उसको जनतांत्रिक तरीके से काम करने दिया जाएगा या पर्दे के पीछे से फौज, ISI उसको नाकाम करती रहेगी? तो ये पिछले 5 साल जो गुजरे हैं ये नमूना नहीं है? पिछले 5 साल जो गुजरे हैं वो इस बात का साफ साफ सबूत है कि चुनी हुई सरकार भी अमेरिकी साजिशों का शिकार हो सकती है। पाकिस्तान की सॉवरेंटी की धज्जियां उड़ाते हुए अमेरिका कभी ड्रोन भेज सकता है, कभी उसामा बिन लादेन का सफाया कर सकता है। और आर्मी अगर इस वक्त इतने संयम से काम ले रही है तो सिर्फ इसलिए कि वो शर्मसार हुई है पाकिस्तान की सॉवरेंटी को बचाने में अमेरिकी दखलंदाजी से। विवेक काटजू जी, क्या आपको लगता है कि फिलहाल डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की जो उम्मीदें हैं वो तो पहले से कहीं बेहतर है पाकिस्तान में? माना जा रहा है कि अब तक का सबसे परिपक्व जो डेमोक्रेसी का चेहरा है वो दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सहमा हुआ लोकतंत्र आपको नजर आ रहा है, एक हिंसा के साए में चुनाव हो रहा है। देखिए, 2 नुक्ते मैं आपसे कहना चाहता हूँ। पहली चीज़ कि हिंसा ज़रूर हो रही है, लेकिन इसके माने ये नहीं कि चुनाव जो हैं वो क्रेडिबल नहीं होंगे। जो भी जिक्र अभी तक हुआ है वो सही है कि लोग इतनी रैलियां नहीं कर रहे हैं, लोग घर में बैठे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जो 11 मई को चुनाव होंगे वो हिंसा के बावजूद, जो भी अभी हिंसा हुई है, वो क्रेडिबल होंगे, उनके नतीजे साफ होंगे। दूसरी चीज़, मेरा ये मानना है कि जो इशारा कियानी साहब कर रहे थे वो ये था कि फ़ौज क्या इस वक्त कोई कैंडिडेट नहीं है। अब ये लोग सोचते थे पहले कि इमरान खान साहब को वो आगे बढ़ाएंगे। दूसरा, नवाज शरीफ साहब और फौज के जो संबंध हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं, तो वो भी मुझे लगता है ये इशारा कर रहे थे कि ना इमरान फौज का फेवरेट है और ना ही वो नवाज शरीफ साहब की पार्टी के प्रोस्पेक्ट्स में कुछ हस्तक्षेप करेंगे जी। अब चुनाव के बाद क्या सूरत निकलती है वो तो चुनाव के परिणामों पर निर्भर होगी जी। अभी बहुत ज्यादा आगे देखने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज, जो भी सिलसिला आएगा उससे हमें ये नहीं मान के चलना चाहिए कि बिल्कुल लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत होंगी और लोकतंत्र भागने लगेगा पाकिस्तान में, ये नहीं। फौज का जो एक मकाम है, फौज अपनी जिम्मेदारियां समझती है, वो भी कियानी साहब ने कुछ ही दिन पहले कहा था
उनका संकेत साफ था कि फौज की जिम्मेदारी है ना ही पाकिस्तान की टेरिटोरियल यानी उनकी जो ज़मीन है उसकी हिफाजत करना, जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है उसकी भी वो फौज बिल्कुल क्या का हिफाजत करना भी फौज अपनी जिम्मेदारी मानती है। यानी पाकिस्तान को क्यों कायम किया गया था उसके उस जो आइडियोलॉजी का जिक्र है। जी बिल्कुल, ये भी उन्होंने कहा है। मैं दोबारा वापस आती हूँ आपकी तरफ। काजू साहब, इस वक्त मेरे साथ आरिफ चौधरी साहब मौजूद हैं, इस्लामाबाद से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं वो। आरिफ चौधरी साहब, आपका वेलकम करते हैं, हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि अभी अभी हम कियानी साहब का जो बयान सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे कि वो मुल्क को यकीन दिलाना चाहते हैं, और उन्होंने आगे बातें कही कि किस तरह से वो एक ऐसा चुनाव कराएंगे, एक ऐसा इलेक्शन कराएंगे जो साफ सुथरा होगा, जिसमें लोगों को डर नहीं होगा। जब वो ये कहते हैं कि वो लोगों को यकीन दिला रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान में लोगों को यकीन आ भी रहा है? मैं अर्ज करूंगा कि इस यकीन दहानी के पीछे जो 5 साल का उनका किरदार है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। क्योंकि इन 5 सालों में हर वक्त लोगों को यही धड़का लगा रहा और लोगों ने यही सोचा कि जनाब ये वाक़या जो है ये इसलिए किया जा रहा है कि जो मुंतखब हुकूमत है उसकी कायाकल्प कर दी जाए। और उसमें ऐसे ऐसे वाक़यात हुए, आपको याद होगा ताहिरुल कादरी का वाक़या, जब बाकायदा इस्लामाबाद को स्टैंड स्टिल की पोजीशन पे वो ले आए, और इसी तरह और बहुत सारे वाक़यात थे दरमियान में जब हर लम्हे ये सोचा गया। लेकिन फौज का रवैया बिल्कुल साबित कदमी का था, और उनका जो डिटर्मिनेशन था वो पूरी कौम ने देखा कि उन्होंने मुदाखलत नहीं की किसी मामले में भी, और उनकी ख्वाहिश यही थी कि पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम उसी सूरत में आ सकता है कि यहाँ फौजी मुदाखलत ना हो, आमरीत ना आए, और यहाँ जमहूरी निज़ाम जो है वो चलता रहे। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस सारे पस मंज़र में, इस तनाजुर में उनका ये जो हालिया बयान है, जिसकी तरफ मैं समझता हूँ इसकी अच्छी महकमा आराई जो है वो जावेद नकवी साहब ने फरमाई है कि वो एक तरफ तो ये यकीन दहानी जो है उनकी पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ा मैं समझता हूँ मैसेज है तसल्ली का कि भाई आप इंडिपेंडेंटली अपने मुंतखब कीजिएगा नुमाइंदे, हमारी तरफ से हमारा कोई एजेंडा नहीं है और कोई पर्टिकुलर पर्सन या पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जिसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो पाकिस्तान की फौज की तरफ से उन्होंने ये वाशगाफ अंदाज में ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तानी फौज का कोई सियासी एजेंडा नहीं है। आप ही कह रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज का सियासी एजेंडा नहीं है, उनका कोई डायरेक्ट कैंडिडेट नहीं है। लेकिन आरिफ चौधरी साहब, इस वक्त जो इलेक्शन कैंपेन वहां पर हो रहे हैं, अभी भी माना जा रहा है कि वो लोग जिनके पास पैसा है, वो लोग जिनके पास रसूख है, वही लोग आगे आ पा रहे हैं। कोई भी ऐसा कैंडिडेट जिसकी कोई बहुत मजबूत पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, जिसके पीछे बहुत बड़ी बैकिंग नहीं है, वो आगे नहीं आ पा रहा है, उसको कहीं ना कहीं बहुत डर है कई लिहाज से। नहीं, ये जो दो चीजें आपने एक ही बात में कह दी हैं। पहली बात यह है कि जहाँ तक ये पॉलिटिकल सिस्टम है, ये तो तयशुदा बात है। ये डेमोक्रेसी इंडिया में भी मुझे हर वक्त कितनी दफ़ा जाने का इत्तेफाक होता है, पॉलिटिशियंस को भी देखने का इत्तेफाक होता है, वहाँ की राजनीति का पूरा सिस्टम जो है वो देखने का मौका मिलता है। वहाँ भी पैसा ही चल रहा है। जब भी जाते हैं देखते हैं कि जनाब इतने 100 करोड़ का वो मालिक है, फलां जो है पंजाब का मुख्यमंत्री और फलां का इतने सार जगह पैसे की तो वो बात, इसको तो बिल्कुल आपकी बात के साथ मेरा इत्तेफाक है कि पैसा तो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है दोनों देशों में राजनीति में। लेकिन जहाँ तक लोगों के खौफ का आलम है, इसमें मैं आपको एक बात जरूर अर्ज करना चाहूँगा कि 5 साल पहले जब चुनाव हो रहे थे तो उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल हो गया, उनकी शहादत हो गई। इसके बावजूद लोग जो थे, और बहुत बड़े वाक़यात हो रहे थे दहशतगर्दी के, लोग जो थे वो बिल्कुल निकले और उन्होंने परवाह नहीं की और उन्होंने अपने नुमाइंदे मुंतखब किए। इस दफा भी मुझे पूरा यकीन है कि चाहे जितनी मर्जी दहशतगर्दी हो जाए, लेकिन लोगों के अंदर एक डिटर्मिनेशन है, एक विल आई है कि हमने अपना निज़ाम अपने हाथों से बनाना है, अपने लोगों को मुंतखब करना है। तो मैं बिल्कुल पुरुमीद हूँ कि 11 मई को रिजल्ट जो है, टर्न आउट जो है वो भी बहुत अच्छा होगा, लोग वोट डालेंगे। और फौज ने जो इस वक्त जिम्मेदारी संभाल ली है, ये भी लोगों के लिए एक बहुत हौसला होगा कि उन्हें लोगों में जो है भरोसा बन रहा है इस बात से। और हम जानते हैं कि चाहे हम पाकिस्तान से बाहर हम कुछ भी कहें फौज के बारे में, लेकिन जिस तरह का सम्मान वहाँ फौज के लिए है आम लोगों में, जिस तरह से फौज हर मामले में जो भी बड़ी परेशानी जब भी आती है पाकिस्तान के लोगों पर जो उतरती है, और उसकी वजह से जो क्रेडिबिलिटी है पॉलिटिशियंस की, जो नेताओं की है, वो कम होती है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे।
देश देशांतर में हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से हिंसा के साए में पाकिस्तान में चुनाव होने वाले हैं। 11 अप्रैल को वहां पर चुनाव है, 11 मई को वहां पर चुनाव है और 11 अप्रैल से लेकर अब तक 61 लोगों की वहां पर मौत हो चुकी है और कहीं ना कहीं खौफ के साए में जो है इलेक्शन कैंपेन्स हो रहा है। पुष्पेश जी बताइए कि सेना के हम रोल की बात कर रहे थे, बार बार ये जिक्र होता है कि सेना ने 5 साल चलने दिया, देखिए कुछ नहीं किया, जो है वो उन्हें कुर्सी से नहीं बाहर फेंका। लेकिन सेना के अगर हम रोल की बात करें पाकिस्तान में, तो गरीब जो पाकिस्तानी है उसमें जो एक तरह से फॉलोइंग कहा जाए सेना की, चाहे वहाँ पर फ्लड आ जाए या अर्थक्वेक आ जाए, जिस तरह का रोल वहाँ पर सेना निभाती है और वहीं पर पॉलिटिशियंस जो हैं, नेता एब्सेंट रहते हैं, कहीं ना कहीं ये वजह है कि नेता चूंकि अपना रोल पूरा नहीं निभा रहे हैं, इसलिए फौज को एक बैकिंग है। ये समझिए, मुझे लगता है थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान के अवाम का जो गरीब तबका है वो पूरी तरह ये मानता है कि आर्मी उनकी रहनुमा है, मसीहाई अगर कोई करती है तो सिर्फ आर्मी करती है, मददगार है तो कोई आर्मी करता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं गरीब आदमी ये भी साफ साफ महसूस करता है कि जो ख़ास सुविधाएँ हैं, जो प्रिविलेजेस हैं, वो फौज वालों को हैं और जो फौजी अफसर हैं उनकी कड़क अभी आज भी बाकी है। गरीब आदमी भी मजबूर है ये सोचने के लिए कि ये फौज क्यों नहीं रोक पा रही है अमेरिकियों को दखलंदाजी से हमारे मुल्क में। गरीब आदमी, यानी आप ही कह रहे हैं गरीब आदमी ये कह रहा है कि फौज रोके या सरकार रोके? नहीं, देखिए सवाल ये है कि अगर सरहद पर ड्रोन बम बरसाते हैं और मासूम आदमी मारे जाते हैं तो सरकार फौज के जरिए तो उसको रोक सकती है। अगर अफगानिस्तान से हिंसा का लावा बहकर पाकिस्तान में आ रहा है तो उसको रोकने की जिम्मेदारी पाकिस्तानी सरकार फौज के जरिए तो पूरी कर सकती है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं गरीब लोगों के मन में गलत या सही जो कट्टरपंथी मौलवी मुल्ला हैं उनकी तरफ भी एक झुकाव तो है। जो आदमी बिना पढ़ा लिखा है उसको लगता है कि अल्लाह के सिवा मेरा और कोई मददगार नहीं और अल्लाह तक पहुंचने का जरिया जो है वो यही लोग हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम अगर आर्मी ने पिछले 5 साल तक पाकिस्तानी सरकार को कामकाज करने दिया तो इसलिए कि खुद वो बहुत लाचार और कमज़ोर थी। और मेमोगेट का मामला हो या कुछ हो, मुझे लगता है कुल बार इशारा इस तरह का है कि कभी परवेज़ मुशर्रफ नमूदार हो रहे थे, कभी कादरी साहब का जिक्र उन्होंने किया, आरिफ चौधरी साहब ने। तो मुझे लगता है कि कई तरह की ताकतें पुल कर रही पाकिस्तान के गरीब आदमी को दिल और दिमाग पर कब्जा करने के लिए और उसके बीच उसे फैसला करना है। जी जावेद नकवी साहब, जिस तरह से जो बात काटजू साहब कह रहे थे कि अभी जो बयान आया था फिलहाल काफ़ी मजबूत ये बयान था कि जो पाकिस्तान को बचा लेगी सेना, मतलब पाकिस्तान के पीछे जो एक आइडियोलॉजी थी जिस वजह से पाकिस्तान बना, साफ तौर पर कहीं ना कहीं धर्म उसके पीछे आ रहा था, नकाब के पीछे, कि हम जो है जो धार्मिक वैल्यूज़ हैं, जो मूल्य हैं, हम उनको बचा लेंगे। ये मैंडेट कहाँ से आता है सेना के पास जब वो ये कहते हैं? देखिए, एक तो सब काटजू साहब की बात से पहले मैं ये जो अपने चौधरी साहब आपके मेहमान जो थे पाकिस्तान से, आरिफ चौधरी साहब, उन्होंने जो बात कही कि साबित कदमी दिखाई है फ़ौज ने, लेकिन अगर वो साबित कदमी थी तो ये मेमो गेट क्या था जिसमें कि पाकिस्तान का सफ़ीर जो है वाशिंगटन में वो जाके वहाँ के डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स के मंत्रालय में अर्जी दे रहा है कि साहब हमारी जान बचाइए, फ़ौज जो है कू करने वाली है। तो वो सब ये क्या था? तो मैं समझता हूँ कि इतनी साबित कदमी भी नहीं है। अब आपका सवाल जो है कि इनको मजहबी कौन बना देता है? मजहबी तो अमेरिका बना रहा है, अफ़गानिस्तान को बनाया। अमेरिका ने मुजाहिदीन खड़े किए कम्युनिज्म से लड़ने के लिए, अब वो गुट तालिबान खड़े करने जा रहे हैं अफ़गानिस्तान में। उससे कौन लोग हैं जो 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 उसके साथ साथ आवाज़ उठा सकते हैं? मेरे ख्याल से अमेरिका को इस वक्त पाकिस्तान में उन लोगों की ज़रूरत है जो गुट तालिबान को कबूल करें। मुझे लगता है यहाँ पे PPP के नंबर कम होंगे, MQM के नंबर कम होंगे। नवाज शरीफ जो एक ज़माने में अपने आप को अमीरुल मोमिनीन घोषित करने जा रहे थे, बजाय प्राइम मिनिस्टर का लक़ब ही बदलने जा रहे थे, वो ज़्यादा करीब पाए जाते हैं। नवाज शरीफ के साथ साथ इमरान खान का भी कुछ थोड़ा सा मामला जो है तालिबान के साथ दिखाई देता है। तो अमेरिका का खुद का एजेंडा है ये वहाँ पे कि इस कट्टरपंथ इस्लाम जो है नाफिज किया जाए, क्योंकि लिबरल से अमेरिका बड़ा घबराता है, चाहे वो सीरिया में हो चाहे वो लिबिया में हो। सेक्युलर लोगों से अमेरिका घबराता है। इराक में क्या किया आपको मालूम है। विवेक काटजू जी, आपको बड़ी चुनौती ये लगती है कि पाकिस्तान में अब से लेकर चुनाव हो जाने तक का समय और सही तरीके से वहां पर वोट पड़ जाएं, या फिर चुनौती ये है कि किस तरह की सरकार बनती है और उसका स्थायित्व कितना रहता है? मुझे, जैसे मैंने पहले कहा, मुझे लगता है चुनाव हो जाएंगे, चुनाव के जो परिणाम होंगे वो क्रेडिबल होंगे, वो परफेक्ट नहीं होंगे लेकिन क्रेडिबल होंगे। उसके बाद सरकार बनाने में मुश्किल ज़रूर पड़ेगी, क्योंकि कोई भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा।
अभी तक अनुमान यही है कि नवाज शरीफ साहब इस चुनाव में सबसे अच्छा करेंगे। सवाल यह है कि इमरान खान साहब कैसा करें। मैंने जो अभी तक पढ़ा है उससे ये लगता है, कुछ लोगों का विश्वास है कि उनको 20 सीटें मिलेंगी, कोई कहते हैं 20 से 30 मिलेंगी, लेकिन 30 से आगे कोई नहीं कहता है। तो ऐसा नहीं लगता है कि नवाज शरीफ साहब पूरा बहुमत ले पाएंगे या इमरान खान साहब कुछ ज़्यादा राजनीतिक प्रभाव या इन्फ्लुएंस डाल पाएंगे जी। हाँ, मुश्किल ज़रूर पड़ेगी, लेकिन एक सरकार बन जाएगी, कोalition सरकार होगी। हाँ, जहाँ तक एक और नुक्ता मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये कि पाकिस्तान की अवाम का यहाँ से तो यही लगता है कि जो मजहबी मिजाज है वो बदल रहा है। फौज का मजहबी मिजाज तो बदला ही था जिया साहब के बाद, और ये हमें ज़रा भारत को अच्छी तरह ऑब्जर्व करना है, क्योंकि इसका जो असर पड़ेगा वो हमारे पूरे कित्ते पर पड़ेगा, हम पर पड़ेगा, अफगानिस्तान में हम देख रहे हैं पड़ेगा। और जो नकवी साहब कह रहे हैं वो सही है। अमेरिका को सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त ये है कि किसी तरह अफगानिस्तान से अपनी इज्जत बचा के निकलें, और इसलिए उनको फौज का ताउन जरूर, पाकिस्तानी फौज का ताउन चाहिए जी। और आज से अगले 2 साल तक जो असल कहानी इस हमारे कित्ते की होगी जी, अफगानिस्तान पाकिस्तान की, वो ये होगी। बिल्कुल। काजू साहब, मेरे साथ इस वक्त आरिफ चौधरी साहब फोन लाइन पर मौजूद हैं। आरिफ चौधरी साहब, मैं जानना चाहती हूँ 2 महत्वपूर्ण बातें आपसे, 2 अहम बातें। पहली बात तो पॉलिटिकल इक्वेशंस, जिस तरह से हिंदुस्तान समझ रहा है कि नवाज शरीफ ज़्यादा लोकप्रिय, ज़्यादा पॉपुलर होकर निकल रहे हैं। दूसरी बात, जो मजहबी जो इशूज़ हैं, जो मजहबी मुद्दे हैं, वो किस हद तक हावी हैं इस पूरे इलेक्शन में? मैं आपको करूं, ये जो पहली बात ये है नवाज शरीफ वाला मामला, मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ बहुत आगे निकल रहा है। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ के पीछे जो इमरान खान पड़ा हुआ है, इमरान खान उसके लिए बहुत बड़ा स्पॉइलर साबित हो रहा है जहां तक हमारा अंदाजा है। तो इस लिहाज से ये अच्छा, जो एक एडवांटेज हुआ करता था नवाज शरीफ को, वो ये हुआ करता था कि मजहबी जमातें जो थी वो अपने उनके कैंडिडेट नहीं होते थे। मजहबी जमातें और ख़ास तौर पर एंटी भुट्टो जो एलिमेंट था, पीपल्स पार्टी का मुखालिफ जो आंसर था, वो साथ देता था इसका नवाज शरीफ का। तो इसकी कामयाबी में ये भी बहुत बड़ा फैक्टर था। ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि नवाज शरीफ को किसी भी मजहबी जमात की उस अंदाज में हिमायत हासिल नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि इस दफा नवाज शरीफ को कोई एडवांटेज मिले और वो कोई बहुत आगे लीड ले जाए। इसमें शक नहीं है कि पंजाब में उसकी अक्सरियत बनने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन इसके साथ साथ जो इमरान खान है वो भी उसके साथ साथ चल रहा है। तो इसलिए दूसरी बात यह है कि मजहबी एलिमेंट जो है वो तो बिल्कुल बुरी तरह पिट रहा है। उनको तो कोई वोट नजर नहीं आ रहा कि शायद ही कोई उनकी एक आध सीट हो, कहीं इंडिविजुअल जिस तरह कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत सकता है, इसी तरह मजहबी लोग भी जीत सकते हैं। बाकी पाकिस्तान की सियासत में मजहबी जनूनियत का वो अपने तौर पे जो काम कर रहे हैं वो अलग होता है। लेकिन आप कह रहे हैं चुनाव में, इलेक्शन में उसका कोई खास रोल नजर नहीं आ रहा है। पुष्पेश जी, ये बताइए कि जिस तरह से मैं अभी पढ़ रही थी, कुछ वेस्टर्न रिपोर्ट्स पढ़ रही थी, जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत भ्रष्टाचार है, बहुत मनी और मसल का खेल है, लेकिन उसके बावजूद जब उनसे पूछा गया वोट किसको करेंगे, तो उन्होंने वही 3 जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हीं का नाम लिया। आपको लगता है क्या ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान में लोगों के पास? लगभग यही हालत तो हमारी अपनी है। हम पाकिस्तान में क्या कह रहे हैं कि यहाँ भी जो 2 बड़ी पार्टियाँ हैं, क्या वो भ्रष्टाचार से मुक्त हैं? क्या उनके ऊपर आरोप करप्शन के और मसल पावर के और अब्यूज़ ऑफ लीगल प्रोसेस के, सबवर्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं लगे हैं? तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर आदमी एक तरह से डिसेंसिटाइज हो जाता है। जावेद नबी साहब, जब हम देख रहे थे इमरान खान की जो सभाएं थी, उनमें जो सैलाब उमड़ रहा था, खासकर जो शहरी युवाओं का, मैं फेसबुक पे देख रही थी जिसमें कुछ पाकिस्तान के लोग मेरे साथ शामिल हैं, उनके यहाँ लिखा हुआ था कि इतने बजे आपको वहाँ पहुँच जाना है, और बहुत कम उम्र के अंडर ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट, उस तरह के स्टूडेंट्स थे। आपको लगता है ये चीज़ कहीं वोटों में तब्दील हो सकती है इमरान खान के लिए? मैं समझता हूँ, और ये चौधरी साहब जो बात कह रहे थे उसमें दम है। और अभी प्रोग्राम से पहले पुष्पेश भाई से मैं यही बातें कर रहा था कि मुझे ये लग रहा है कि इमरान खान जो है वो नवाज शरीफ के वोट में ज़बरदस्त सेंध लगाएगा पंजाब में,
और नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों मिलके जरदारी के यहाँ सेंध लगाएंगे तो मामला न्यूट्रलाइज हो जाएगा और इमर्ज करेगा। आप देखेंगे कि जो इमरान खान है उसको अभी हमें बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और एक तरह से ये अच्छी चीज़ है। अगर कोalition गवर्नमेंट बनी तो एक वो हो सकते हैं, वो अगर कोalition गवर्नमेंट की बारी आई तो हो सकता है एक प्लेयर के तौर पर उभरे इमरान खान। और वो प्लेयर किस किस्म का प्लेयर? उसका जो दो हीरो हैं, अल्लामा इकबाल जिनके गीत आप भी गाती हैं यहाँ हिंदुस्तान में, और अली शरीयती साहब जो बहुत बड़े विशाल एक इंटेलेक्चुअल। मैंने जो इमरान खान की किताब पढ़ी वो कहते हैं ये दो लोगों से इंस्पायर्ड हैं, एक उनमें से शिया, एक उनमें से बरेलवी टाइप सुन्नी कश्मीरी। तो मैं समझता हूँ कि ये एक मॉडरेशन दिखाई दे रहा है इमरान खान में। हिंदुस्तान से भी कुर्बतें हैं, उसकी बड़ी दोस्ती की बात करता है, आए दिन नजर आता है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छी खबर तो यही होगी कि इमरान खान, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में सभी लोग हिंदुस्तान से अच्छे रिश्ते कायम करने के लिए, ये सबसे अच्छी बात है। विवेक काजू साहब, आखिरी बात मैं आपसे समझना चाहती हूँ, समय लगभग समाप्त हो चुका है। ये बताइए कि ये चुनाव इस लिहाज से भी पाकिस्तान में महत्वपूर्ण होगा, जिस तरह से जावेद नकवी कह रहे हैं कि कहीं भी जो है वो हिंदुस्तान बैशिंग जिसे कहते हैं या हिंदुस्तान का जो विरोध है उसकी बुनियाद पर ये कैंपेन नहीं हो रहा है। देखिए, ये पहली बार नहीं है कि हिंदुस्तान चुनाव में फैक्टर नहीं है। अगर आप देखें इसके पहले के भी कई चुनाव, उसमें भी हिंदुस्तान एक फैक्टर नहीं था। लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान की आवाम में हिंदुस्तान के लिए एक बहुत दोस्ती या एक बहुत प्यार उमड़ रहा है। और आखिरी बात तो ये है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि भारत पॉलिसी पाकिस्तान के सियासतदान नहीं बनाते हैं, वहाँ के जनरल साहबान बनाते हैं। इसको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक काजू जी। जावेद नकवी साहब, पुष्पेश पंत और हमारे साथ आरिफ चौधरी साहब भी पाकिस्तान से मौजूद थे। तो साफ तौर पर भारत भी यही चाहता है कि पाकिस्तान में चुनाव हो, स्वस्थ चुनाव हो, स्वच्छ चुनाव हो, शांतिपूर्ण चुनाव हो, क्योंकि जब तक पाकिस्तान शांतिपूर्ण नहीं होगा, इस पूरे क्षेत्र में शांति नहीं होगी। यही भारत के हित में है। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।